वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद जेएस कश्यप। आज 13 दिसंबर है और आज हम 13 दिसंबर के करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। सबसे पहले हम 13 दिसंबर का इतिहास जानते हैं। तो आज के ही दिन 1920 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लीग की स्थापना हुई थी। कहाँ पर हुई थी? द हेग, नीदरलैंड में। तो वो दिन था आपका 13 दिसंबर। और 1921 में आज के ही दिन जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है उसको इनॉग्रेट किया गया था। किसके द्वारा? वेल्स के प्रिंस के द्वारा। और 1955 में आज के ही दिन भारत और सोवियत संघ ने ये पंचशील जो समझौता पब्लिकेशन है इसको एक्सेप्ट किया था आज के ही दिन। और 1974 में माल्टा एक स्वतंत्र आपका गणतंत्र देश बना था 1974 में 13 दिसंबर के दिन। और इसके अलावा 2001 में टेररिस्ट अटैक हुआ था। कहाँ पर हुआ था? भारतीय संसद में, यानी इंडियन पार्लियामेंट जो दिल्ली है वहाँ पर आपका टेररिस्ट अटैक हुआ था, आतंकवादी हमला हुआ था 2001 में आज के ही दिन। और 2003 में जो इराक के आपके प्रेसिडेंट थे उस समय के, सद्दाम हुसैन, इनको इनके होम टाउन से गिरफ्तार किया गया था। तो ये न्यूज़ थी आपकी 13 दिसंबर की। और हम पहला प्रश्न देखते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। आपको बताना है हाल ही में कितने हिमालयी पौधों को IUCN की रेड लिस्ट में शामिल किया गया है। तो आपको बताना है कितने पौधे हैं, 2, 5, 3 या 7। आपका 3, यानी आपके 3 पौधों को IUCN की रेड लिस्ट में शामिल किया गया। ये आपके तीनों पौधे हैं। मीजोट्रोपिस करके है पहला, और दूसरा फ्रिटिलेरिया करके है, और तीसरा आपका डिक्टोलरेहिजा। ये आपके 3 पौधे हैं जिनको IUCN की रेड लिस्ट में शामिल किया गया है। और किसके कैटेगरी में शामिल किया गया है? ये थ्रेटेंड कैटेगरी में शामिल किया गया है। और ये तीनों आपके मेडिकल प्लांट हैं, जो औषधि पौधे हैं जिनको औषधि में यूज किया जाता है। और इनका जो मतलब डिफॉरेस्टेशन के कारण इनको मतलब नुकसान पहुंच रहा है, और इनको अभी IUCN की रेड लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। आंसर हो जाएगा 3 को शामिल किया गया है। आपका जापान के पहले चंद्र मिशन का नाम क्या है? ये जापान का फर्स्ट लूनार मिशन है। आपको बताना इसका नाम क्या है? नूरी, होप, आर्टेमिस 2 या फिर हाकुतो आर। सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, हाकुतो आर। ये जापान का पहला, और ये प्राइवेट आपका और गवर्नमेंट का जो आपका बॉन्डिंग है उनके द्वारा ये बनाया गया है। तो ये लूनार मिशन है आपका जापान का। जापान की एक स्पेस स्टार्टअप कंपनी है जिसका नाम है ISI स्पेस इंक। इसके द्वारा इसको बनाया गया है, और ये जापान का मतलब पहला आपका लूनार मिशन होगा। जापान ने इससे पहले कोई लूनार मिशन को सेट नहीं किया है, कोई भी लॉन्च नहीं किया है। ये आपका लूनार मिशन है जिसकी ये सारी इन्फॉर्मेशन इस स्लाइड में दी गई है। पृथ्वी से लॉन्च किया जाएगा, और लॉन्च कर दिया गया है, और उसके बाद ये ऐसे जाएगा, और ये जाकर के इसका जो लैंडर है आपका चंद्रमा पे लैंड होगा। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पर दिखाया गया है इसका जो ऑर्बिट है वो कैसे परिक्रमा करेगा पृथ्वी की। पृथ्वी से जाएगा पहले यहाँ पर जाएगा, और फिर इसको वापस आने के बाद ये पृथ्वी के इसके क्षेत्र में आने के बाद और यहाँ से ये परिक्रमा कर देना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये आपका दिया गया है। लैंडिंग सीक्वेंस भी यहाँ पर दिखाया गया है कैसे कैसे लैंड करेगा। जो UPSC के एस्पिरेंट है इसको डिटेल्स में स्टडी कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि हम इसका नाम याद रखें, कहाँ के लिए भेजा और किस देश का है। जापान का है, हाकुतो आर नेम है, और ये जापान का पहला मिशन है। और नूरी की बात करते हैं तो ये आपका साउथ कोरिया का आपका रॉकेट है, और होप आपका UAE का पहला मंगल मिशन है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे वनडे क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक बनाया है? आपको बताना है किसने बनाया है। तो जॉस बटलर, एन जगदीशन, ईशान किशन या सूर्य कुमार यादव। प्रश्न का सही आंसर है ईशान किशन। ईशान किशन जो भारतीय बल्लेबाज हैं, इन्होंने अभी बांग्लादेश के खिलाफ जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए आपका दोहरा शतक बनाया है, और इन्होंने ये दोहरा शतक 126 गेंदों में पूरा किया है। और इन्होंने कुल रन 131 गेंदों में 210 बनाए। देखिए इनका दोहरा शतक 126 गेंदों में पूरा हो गया था, लेकिन ये 131 गेंद खेलने के बाद 210 रन बनाने के बाद आउट हो गए थे। इसमें इन्होंने 24 चौके जड़े थे और 10 छक्के लगाए थे। तो नाम क्या है?
ईशान किशन, और ये कहाँ के हैं, भारत के बल्लेबाज हैं। और इन्होंने ये जो रिकॉर्ड था पहले सबसे तेज दोहरा शतक बनाने का, ये क्रिस गेल के नाम था। क्रिस गेल आपके वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं। इन्होंने कितनी गेंदों में लगाया था, 138 गेंदों में इन्होंने दोहरा शतक लगाया था। कुल भारतीय बल्लेबाजों ने और किसी ने लगाया है, हाँ बिल्कुल लगाया है। 4 प्लेयर हैं टोटल इनको मिला करके। इससे पहले 3 बल्लेबाजों ने लगाया था। सचिन तेंदुलकर सबसे पहला लगाया था, उसके बाद रोहित शर्मा, इन्होंने 3 बार दोहरा शतक लगाया है, और वीरेंद्र सहवाग। तो ये 3 प्लेयर थे, अब ये चौथे प्लेयर हो गए हैं। रोहित शर्मा ने 3 बार लगाया है, और रोहित शर्मा का हाईएस्ट स्कोर है जो कि आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड है, मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट में 264 रन का। तो ये आपका रिकॉर्ड है, और जिसको अभी तक किसी ने तोड़ नहीं पाया। हालांकि एन जगदीशन ने लिस्ट ए क्रिकेट में से ज़्यादा रन बनाए हैं, 277 रन बनाए उन्होंने। तमिलनाडु से खेलते हुए उन्होंने 277 रन बनाए हैं, लेकिन वो लिस्ट ए क्रिकेट की बात है। और अगर इंटरनेशनल में देखेंगे तो ये 264 हाईएस्ट है आपका। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ईशान किशन, यानी ईशान किशन ने अभी बांग्लादेश के खिलाफ ये रन बनाए हैं। अगला प्रश्न है आपका, गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? भूपेंद्र भाई पटेल, विजय रूपाणी, मनोहर लाल खट्टर या सुखविंदर सिंह सुक्खू? तो प्रश्न का सही आंसर है आपका भूपेंद्र भाई पटेल। भूपेंद्र भाई पटेल को हाल ही में गुजरात का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। ये भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हैं। तो ये भूपेंद्र भाई पटेल हैं, जैसे कि इन्होंने गुजरात का सीएम बनाया गया है अभी, क्योंकि इलेक्शन हुए थे वहाँ पे बीजेपी को फिर एक बार जीत मिली है, और काफ़ी सालों से बीजेपी वहाँ पर राज्य कर रही है। तो गुजरात को देखते हैं तो सबसे बड़ी जो आपकी कोस्टल बाउंड्री है, कोस्ट लाइन बाउंड्री, वो गुजरात की है, लगभग 1600 किलोमीटर लंबी है। यानी जो समुद्री तट रेखा है किसी भारतीय राज्य की सबसे बड़ी पूछी जाती है तो गुजरात हो जाएगा। लंबाई है लगभग 1600 किलोमीटर, और कुल जिला है इसमें, जो डिस्ट्रिक्ट है आपके 33 डिस्ट्रिक्ट हैं गुजरात के अंदर। और 2011 के सेंसस के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार जो पॉपुलेशन है इसकी यहाँ की 6 करोड़ है, और यहाँ का जो डेंसिटी है पॉपुलेशन का वो 308 पर पर्सन पर स्क्वायर है, 308 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। और लिटरेसी यानी साक्षरता दर आपकी 80.18% है। यहाँ की लोकल लैंग्वेज जो है मातृभाषा गुजराती है। और नदियों को देखते हैं तो इम्पोर्टेंट जो नदी है वो कि नर्मदा, साबरमती और ताप्ती हैं। यहाँ का जो गिरी नेशनल पार्क है वो काफ़ी फेमस है, और किसके लिए फेमस है? एशियाटिक लॉयन के लिए फेमस है। पूछा जाता है कि गिरी राज्य कहाँ पर है, पहला गिरी नेशनल पार्क कहाँ पर है? गुजरात में। फेमस किसके लिए है? आपका एशियाटिक लॉयन के लिए फेमस है। और यहाँ पर जो आपके डांस किए जाते हैं, जो फोक डांस है आपके, एक भवई है और एक गरबा है। गरबा तो सबको पता होता है, भवई नहीं पता होता है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट डांस है, फोक डांस, जो यहाँ पर किए जाते हैं। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा भूपेंद्र भाई पटेल। अभी हमने जो पिछली क्लास ली थी उसमें एक्सप्लेन हो गया था, मतलब हमने हिमाचल के सीएम के बारे में बात की थी, और एक्सप्लेन थोड़ा सा वहाँ पर गुजरात को किया गया था। तो अभी हिमाचल के जो सीएम है आपको, इनमें सुखविंदर सिंह सुक्खू को बनाया गया है। ये हिमाचल प्रदेश में ये और किस पार्टी से हैं? ये आपके कांग्रेस की पार्टी से हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही खबरों में रहा है टिपरालैंड किस राज्य से संबंधित है? देखिए अभी कुछ दिन पहले गारोलैंड बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा में बना हुआ था, और अभी टिपरालैंड चर्चा में आ गया। तो जो टॉपिक आपके चर्चा में रहते हैं वो अक्सर करके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए हमने इस टॉपिक को सबमिट किया है, यहाँ पर सम्मिलित किया है। तो ऑप्शन है आपके आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय या नागालैंड। आंसर है त्रिपुरा, यानी त्रिपुरा में एक ये जगह है टिपरालैंड, जिसको ग्रेटर टिपरालैंड के नाम से नया राज्य बनाने की मांग की जा। यहाँ का जो टिपरालैंड को, यहाँ के जो आदिवासी आपका क्षेत्र है जहाँ के निवासी, इसको नया राज्य बनाने की मांग कर रहे हैं। और ये जो अगर त्रिपुरा की देखते हैं क्यों मांग कर रहे हैं, क्योंकि त्रिपुरा में 19 अधिसूचित जनजातियाँ हैं। जो आपकी अनुसूचित जनजातियां हैं 19 हैं, जिसमें 3 इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा जो लोग हैं 5.9 जो लाख लोग हैं त्रिपुरी हैं। उसके बाद 1.88 जो लाख लोग हैं वो रियांग हैं, और इसका 83,000 आपके जमातियाँ। ये 3 समुदाय हैं जो सबसे ज़्यादा आपके मतलब अनुपात में हैं। और यहाँ का एक दल है, मतलब एक पार्टी है जिसको इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, जो आपका एक संगठन है, ये राजनीतिक दल है। इसने बोला है कि हम जंतर मंदिर पर 2 दिन के लिए धरना देने वाले हैं, क्योंकि हमें ग्रेटर टिपरालैंड नाम से एक नया राज्य चाहिए त्रिपुरा के अंदर। पहले से ही त्रिपुरा इतना छोटा सा है, अगर उसमें ये राज्य और बना दिया जाएगा तो उसका मतलब इतना आसान नहीं है। बना सकती है संसद चाहे तो। अभी देखो इसमें क्या होता है, आएगा तो हम बताएंगे इसके बारे में। और आपने देखा होगा कि जो आपका भारत का अनुच्छेद 2 है और अनुच्छेद 3 है, नए राज्य बनाने से संबंधित है। 2 कहता है कि किसी भी विदेशी राज्य को हम भारत में मिला सकते हैं, और 3 कहता है कि हम किसी भी वर्तमान राज्य के नाम या सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसी के तहत ये लोग मांग कर रहे हैं कि हमें एक नया राज्य चाहिए।
त्रिपुरा की अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हैं तो इसको 1949 में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके सम्मिलित किया गया था। उससे पहले ये देखिए माणिक्य वंश का शासक था। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि माणिक्य वंश किस राज्य से द्वारा मतलब रिलेट करता है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आंसर त्रिपुरा। माणिक्य वंश था यहाँ पर और इसको 1949 में शामिल किया गया था। और इसको 1947 से 1971 इसमें मतलब बहुत सारे जो पूर्वी पाकिस्तान से बंगालियों के विस्थापन के कारण इसमें हुआ था। मतलब इसमें अल्पसंख्यक इसको हमने जो बनाया अल्पसंख्यक राज्य का दर्जा दिया हुआ है। और ये जो आपका त्रिपुरा है इसको जो आपकी अनुसूची है जो 6 आपके 5 है 6 आप देख लीजिए उसमें उसमें इसका व्याख्यान किया गया है। सही आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। अगला प्रश्न है नेशनल डेयरी विकास बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? एनडीडीबी का आपको हेड बताना है आपका विवेक जोशी, शुभ्रकांत पांडा, अरविंद बिरमानी या मीनेश शाह। प्रश्न का सही आंसर है आपका मीनेश शाह। मीनेश सी शाह इनका पूरा नाम है। सी शाह है, इनको एनडीडीबी यानी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया गया है। और जो अध्यक्ष का पद था ये दिसंबर 2020 से खाली पड़ा था। दिसंबर 2020 में वर्षा जोशी थी इसकी हेड और उसके बाद ये खाली पड़ा था, तो अभी इनको अपॉइंट किया गया है। और किसने अपॉइंट किया है? देखिए ये जो यूनियन फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग जो मिनिस्टर है पुरुषोत्तम रूपाला जी, इन्होंने इन्फॉर्म किया अभी कि हमने इनको अपॉइंट कर दिया गया है। और ये जो एनडीडीबी की स्थापना है तो इसकी 1965 में की गई थी और सोसाइटी के अंदर मतलब अंडर द सोसाइटी एक्ट 1860, जो 1860 का सोसाइटी एक्ट है आपका अधिनियम है उसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और अगर इसका हेडक्वार्टर देखते हैं तो आनंद गुजरात में है। और इसके पहले जो हेड थे जब इसकी स्थापना की गई थी, जो पहले हेड बनाए गए थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जो भारत में श्वेत क्रांति के जनक हैं आपके डॉक्टर वर्गीज कुरियन, यही इसके पहले हेड बनाए गए थे। और जो इसका एक्ट है आपका एनडीडीबी एक्ट 1987 में लाया गया था, जो कि इफेक्ट हुआ था 12 अक्टूबर 1987 से। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मीनेश शाह। मीनेश शाह को आपका एनडीडीबी का हेड बना दिया गया। विवेक जोशी को देखते हैं तो जो आरबीआई का बोर्ड है इसके ये डायरेक्टर बने हैं आरबीआई बोर्ड के। आरबीआई के हेड आपके आरबीआई के गवर्नर जो है वो शक्तिकांत दास हैं, लेकिन आरबीआई का जो बोर्ड है उसके डायरेक्टर आपके विवेक जोशी हैं। और शुभ्रकांत पांडा को देखते हैं तो ये फिक्की के अध्यक्ष हैं भी वर्तमान में। और अरविंद बिरमानी जी नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य को इनको बनाया गया है। अगला प्रश्न है विच वर्ड इज सिलेक्टेड एज ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2022। यहाँ पे 2022 आप लिख लीजिए। 2022 का आपका ऑक्सफोर्ड का वर्ड ऑफ द ईयर किसे बनाया गया है? होमर, परमा क्राइसिस, गैस लाइटिंग या गोबलिन मोड। सही आंसर है आपका गोबलिन मोड। गोबलिन मोड को अभी ऑक्सफोर्ड का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 सिलेक्टेड किया गया है और ये पीपल चॉइस के द्वारा सिलेक्ट किया गया है। गोबलिन आपका मोड वर्ड है और इसको 93% वोटिंग मिला है जो पीपल के द्वारा इसमें वोटिंग कराई गई थी। और सेकंड नंबर पे मेटावर्स रहा है और थर्ड नंबर पे आई स्टैंड विद रहा है। तो गोबलिन मोड को ये वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। और इसका जो मीनिंग है ये स्लैंग टर्म है आपका। स्लैंग मतलब भद्दा जो इसमें टर्म है, जो मतलब गली की भाषा जो यूज की जाती है इसको स्लैंग लैंग्वेज बोला जाता है, या मतलब जो बदतमीजी की भाषा होती है इसको बोलते हैं। और इसका अर्थ जो होता है अनअपोलोजेटिकल, सेल्फ इंटेलिजेंस, लेजी, सॉल्वेंटी और ग्रीडी बिहेवियर, मतलब लालची स्वभाव का जो बिहेवियर होता है, थोड़ा आलसी, ठीक है, स्लोवेनली इस टाइप का जो बिहेवियर होता है, इसमें ये टर्म यूज किया जाता है गोबलिन मोड। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका गोबलिन मोड। और देखते होमर को देखते हैं तो ये वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया किसने? कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने। और परमा क्राइसिस को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है आपका किसने? कॉलिंस डिक्शनरी ने। और आपका जो वर्ड ऑफ द ईयर गैस लाइटिंग को घोषित किया किसने? मरियम वेबस्टर ने। ठीक है, तो ये आपके बाकी के वर्ड भी हमने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं, तो आप इसमें भूलेंगे नहीं और आपका रिवाइज हो जाएगा। अगला प्रश्न है संगम युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? भारत और अमेरिका, भारत और श्रीलंका, भारत और ऑस्ट्रेलिया और भारत और इंडोनेशिया। आंसर है आपका भारत और अमेरिका। भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास जो संगम है वो आयोजित किया जाता है। तो ये इस अभ्यास का 7वां संस्करण था जो भारतीय नौसेना और यूएस नेवी के बीच गोवा में संपन्न हुआ है। इस जो संस्करण का पहला जो संस्करण था वो 1994 में आयोजित किया गया था। और आपस की सेनाओं के बीच ये महत्वपूर्ण पहल है जो उनके बीच विश्वास और दोस्ती को मतलब दर्शाती है। ये हम उनसे और मतलब दोस्ती हमारी और मजबूत बनाने के लिए अभ्यास किया जाता है। भारत और अमेरिका के बीच होने वाले कुछ अन्य युद्ध अभ्यास हम देखते हैं तो वज्र प्रहार
हमारा किया जाता है भारत और अमेरिका के बीच, जो कि उसके विशेष बलों के बीच आयोजित हो जाता है। कोप इंडिया भारतीय वायुसेना और वहाँ की वायुसेना के बीच आयोजित हो जाता है। टाइगर ट्रंप, ट्रंप चाचा के नाम से याद रख लीजिए इसको, टाइगर ट्रंप भी भारत और अमेरिका के बीच आयोजित होता है। युद्ध अभ्यास, इसका नाम ही युद्ध अभ्यास है, जो कि भारत और अमेरिका के बीच में आयोजित किया जाता है। और मालाबार, मालाबार में 4 आपके देश भाग लेते हैं, आपका भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। और ये जो क्वाड कंट्री हैं, आपका क्वाड जो रहता है इसमें भी ये 4 ही कंट्री हैं, ठीक है, QUAD। तो ये 4 कंट्री कौन कौन सी हैं आपकी? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा भारत और अमेरिका। प्रश्न है, ग्लोबल माइनॉरिटी इंडेक्स 2022 को किसने लॉन्च किया है? आपका ऑप्शन है सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, वर्ल्ड बैंक या फिर UNDP। प्रश्न का सही आंसर आपका सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस, इसने ये जो पटना स्थित रिसर्च सेंटर है इसने इसको लॉन्च किया है। तो पटना बेस्ड जो इंस्टीट्यूट है आपका सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस, इसने आपका ग्लोबल माइनॉरिटी इंडेक्स लॉन्च किया है। और इसमें कितने देशों को शामिल किया गया है? आपका 110, यहाँ पर 110 देशों को शामिल किया गया है, जिसमें भारत को टॉप रखा गया है। देखिए, जिस किसी का भी जो इंडेक्स होता है मोस्टली उसी के और पास के जो देशों को टॉप में किया जाता है। जैसे कहा यूरोप का कोई कंट्री है या वहाँ की कोई संस्था है जो इंडेक्स निकालती है, उसमें भारत को ना बहुत पिछड़ी रैंक दी जाती है, और बाकी जो कंट्री है फिनलैंड, नॉर्वे, इनको टॉप में रखा जाता है। तो ऐसे ही मोस्टली इंडेक्स में होता है। और तो यहाँ पर भी जो इंडेक्स दिया है इसमें भारत को टॉप में रखा है। मालदीव, अफगानिस्तान और सोमालिया को इन्होंने बॉटम पे रखा है। और जो USA है, अमेरिका को 4th नंबर दिया गया है। और आपका जो आपका यूक्रेन, जो UK है यानी यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन, लंदन, उसको 54वीं रैंक दी गई है। और UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात, और इसको कितना दिया गया? 61 रैंक दिया गया। ये USA है, USA को कितना दिया गया? 4th। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सी, सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस यानी CPA, जो पटना में स्थित है आपका। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे आपके? जो भारतीय संविधान था उसमें एक बहुत सारी समितियां थी, उसमें प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, इसका अध्यक्ष कौन था? BN राव, JB कृपलानी, वल्लभ भाई पटेल या भीमराव अम्बेडकर। प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, भीमराव अम्बेडकर। ये आपके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, यानी ड्राफ्टिंग जो कमेटी थी उसके हेड थे। और इनको भारतीय संविधान का जनक या भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। तो ये कुछ प्रश्न थे। अभी हम कुछ वन लाइनर देख लेते हैं। तो अभी जो रेल मंत्री हैं आपके अश्विनी वैष्णव, इन्होंने काशी और तमिलनाडु के बीच एक नई ट्रेन की चलाने की घोषणा की है, और इस ट्रेन का नाम रखा जाएगा काशी तमिल संगमम, क्योंकि काशी तमिल संगम अभी वाराणसी में आयोजित किया गया है, उसी के दौरान इन्होंने इस ट्रेन को चलाने की घोषणा की है। अगला है आपका अरुणाचल प्रदेश में एक नई वर्ड देखी गई है जिसका नाम है सॉन्ग वर्ड। ये आपकी अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ों में देखी गई है इसको। उसके अलावा टीबी नियंत्रण प्रोग्राम चलाने के लिए मेघालय को सम्मानित किया गया है, यानी उन्होंने टीबी को नियंत्रण करने के लिए जन आंदोलन के रूप में काम किया था और इसलिए उसको सम्मानित किया गया है। उसके अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आपकी विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2022 जारी कर दी है। उसके अलावा आपका काठमांडू में जो आपका 20वां इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल है वो आयोजित किया जा रहा है। देखिए, इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल था वो गोवा में आयोजित हुआ था, और ये आपका 20वां है और इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल है। ठीक है, ये माउंटेन का है और ये कहाँ आयोजित हो रहा है? काठमांडू यानी नेपाल में आयोजित हो रहा है। और इसमें एक फिल्म को प्रदर्शित किया गया है, सिद्धांत सिरिन द्वारा आपकी निर्देशित फिल्म है जिसका नाम है आयना। आयना को इसमें प्रदर्शित किया गया है। तो इसकी थीम जो है आपकी इस दिवस की 2022 की थीम है इसमें सस्टेनेबल समिट। आपकी वीडियोज न्यूज़ थी जो हमने कवर किए, प्रश्न इंपॉर्टेंट थे जो हमने कवर किए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हम आपको एक प्रश्न के साथ छोड़े जाते हैं। आपका प्रश्न है, हाल ही में जो आपका भारतीय संविधान है इसमें कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदन बुलाने की शक्ति प्रदान करता है? यानी संयुक्त बैठक बुलाने के लिए आपको राष्ट्रपति किस अनुच्छेद का प्रयोग करता है? जॉइंट सिटिंग किसके द्वारा बुलाई जाती है? ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, जो भी आंसर आपको सही लगता है। अगर आपने क्लास हमारी अटेंड की है तो जरूर इसका आंसर कर पाएंगे, नहीं की है तो आप पुराने सेक्शन में जाकर के पूरी क्लास अटेंड कर सकते हैं नवंबर में, दिसंबर में, तो इसका आंसर कर पाएंगे। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं आपको एक नई क्लास के साथ, कुछ नए प्रश्नों की सीरीज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।